एक लेआउट के फॉर्म में पढ़ेंगे, जानना समझना जरूरी। देखो सकते कि हम लोग एक लेआउट के फॉर्म में पढ़ेंगे उसको, सवाल आते हैं वहां से, सवाल कई बार आए फ्रेंड्स से, तो सवाल को पढ़ना जानना समझना जरूरी। देखो रशियन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्लियरली मैं बात करूं, क्लास में पढ़ाया मैंने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, लास्ट फीस के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो बच जाएगा ना, चिंता मत करो। फ्रांस की क्रांति के बारे में क्या कहता हूं, मैं एक बात हमेशा कहता हूं फ्रांस की क्रांति के बारे में, कि फ्रांस की क्रांति जिस चीज के लिए शुरू होती है ना वही चीज उन्होंने कर दी थी। मतलब फ्रांस की क्रांति महाराजा के अंडर नहीं रहने वाले हैं और घूम फिर के वे लोग वहीं पे आ जाते हैं। अब जब भी आप किसी क्रांति के बारे में पढ़ें, किसी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ें, सुनिएगा ध्यान से इस बात को, रेवोल्यूशन का रीजन क्या है, रीजन से कई बार सवाल आता है, रीजन क्या था, रीजन के बाद ये जो रेवोल्यूशन होते हैं इनको बढ़ाने के अंदर किस किसका योगदान, फॉर एग्जांपल की बात करें किसी किताब का योगदान था, आप देखेंगे कि कई इंपॉर्टेंट संधियां साइन की जाती है, ट्रीटी साइन की जाती है, उन ट्रीटी से क्लियरली सवाल आता है कि वॉर के अंदर फिर ट्रीटी साइन की गई, ये सारी चीजें साइन की गई, इसके बारे में कर समय कम है, अभी समय नहीं कि मैं सब कुछ रट लूं, सब कुछ के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो 1979 के बारे में बात की जाए ना, तो तकरीबन 10 साल एक फ्रेंच रेवोल्यूशन चला, दूसरा कौन सा, दूसरा यहाँ पे फ्रांस, तीसरा अमेरिका। फ्रांस की, फ्रांस जो है उस टाइम पर दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक था। हमें कई बार बताया जाता है आपको बहुत ऐसी क्रांति होती है ना, उस टाइम फ्रांस का राजा कौन, उसका नाम याद है आपको, बोलते राजा पे लोगों पे ध्यान नहीं देगा, फ्रांस के अंदर शासन करने के लिए हुआ, तुम्हें शासन किया गया था। पहले आपके क्लर्की कौन होते, क्लर्की बोलोगे सोसाइटी का जो दूसरा पार्ट, इसमें सबसे नीचे फ्रांस में टैक्स देने वाले लोग केवल तीसरी स्टेट के, और सरकार इनके लिए इनके पास बेचारे ये टैक्स नहीं भर रहे हैं, ये राजा अपनी प्रजा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं करता है। क्यों नहीं करता, आप देखेंगे कि फ्रांस ने इससे पहले अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया। अमेरिका जब अपने आप को आजाद कर रहा है ना, तो अमेरिका जब ब्रिटेन से लड़ रहा था, फ्रांस ने उसका साथ दिया था, फ्रांस ने उसका बड़ा साथ दिया। अब आप फ्रांस के तौर पे आप साथ दे रहे हो अमेरिका का, बट आपके पास पैसे तो है नहीं, पैसे आपके पास नहीं, तो क्या किया फ्रांस ने अपने लोगों को दबाना शुरू करा, लोगों से टैक्स लेना शुरू करा, बड़ा टैक्स लगाया जा रहा है और अमेरिका को आजाद करवा दिया। फ्रांस की खुद की हालत खराब हो गई, हम क्या करें, कहता है कि देखिए मैं और मेरा परिवार ना भगवान के द्वारा भेजे गए लोग, हमको भगवान ने भेजा है, हमारे ऊपर सवाल मत करो, मैंने जो बोला ईश्वर का हुक्म, मैं जो बोल रहा हूं ईश्वर ने कहा, ये बात फ्रांस का राजा खुद बोलता है। देखिए इक्वालिटी से सोशल जस्टिस तो फ्रांस के अंदर है नहीं, गरीब आदमी बड़ा परेशान है, बड़ी खतरनाक है, लाइफस्टाइल बड़ी खतरनाक है, लोगों को बड़ा जलाती है कि दुकान मेरे पास ये है, मेरे पास ये लोग खाने के लिए ब्रेड नहीं, आप गहने दिखा रही हो हमको, क्या किया जाए, तो लोग संदेश को फ्रांस के लोगों ने भगवान के बाद, तो फ्रांस के लोग लगता है कि जब अमेरिका के लोग कर सकते हैं तो हम पीछे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आई बात समझ में क्लियर है। उसके बाद किताब और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूसो की, इनकी किताब आज भी बड़ी फेमस है, इस किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी फेमस किताब है, नोट कीजिएगा, सवाल यहीं से आएंगे अगर आए तो, ठीक है। तीसरी किताब अगर मैं बात करूं मॉन्टेस्क्यू की, जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉस्ट, ये तीन किताबें एग्जाम के अंदर पूछी गई है, पूछी जा भी सकती है, तो उसको अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। ऐसा अब क्या होता है कि फ्रांस में वॉर के अंदर किस प्लान के लिए क्या किया जाएगा, किस पे भार बोझ डाला जाएगा, तीसरी स्टेट पे भार बोझ, तीसरी स्टेट पे सारा बर्डन जाएगा, तीसरी स्टेट के लोगों के पास ही। अब फ्रांस के अंदर एक आदमी है जो तीसरी स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत सोचता है, इन भाई साहब का नाम है चार्ल्स किला, आदमी के साथ साथ जो बची हुई दो स्टेट इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। अब फ्रांस के राजा ने बोला ठीक है लेके आ जाते। अब फ्रांस में क्या चलता है, फ्रांस में तो नॉर्मली राजा सबसे इंपॉर्टेंट है, राजा मोनार्क है, पर फ्रांस में एक तरह की पार्लियामेंट थी, फ्रांस में क्या देखते पहली आदमी वाली तीसरी स्टेट वाली, और इस असेंबली को स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था। अब राजा ने बोला कि भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बिल हम लेकर आते हैं, इसमें हम बिल के अंदर प्रपोज करेंगे कि तीनों स्टेट के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी नॉमिनिटी के हो, चाहे कलर के हो, आपको फ्रांस में टैक्स देना पड़ेगा, इस बिल के ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं, अपन वोटिंग करवा लेते हैं, अगर बिल पास हो जाता है स्टेट जनरल के द्वारा तो हम फ्रांस में टैक्स को लागू कर देंगे। अब एक बात तो यहाँ पर जो अपना तीसरा स्टेट आम आदमी उसके 600 लोग बैठे थे, अब 300 का एक वोट काउंट किया जाता था। फॉर एग्जांपल की बात कीजिए, मान लो किसी बात के ऊपर वोटिंग करनी, तो क्या होगा, इन 300 का मिला के एक वोट माना जाएगा, इन 300 का मिला के एक वोट माना जाएगा और इन 600 का मिला के एक वोट माना जाता था। तो क्या होता था, किसी भी बात पे हमेशा ये जो वोट लड़की का, एक वोट नोबल का, इनके दो वोट हो जाते थे, और बेचारा जो तीसरा स्टेट है उनके 600 लोग हैं और 600 का वोट क्या एक ही मानते थे, तो इनके दो वोट, इनके एक वोट पे बेचारा हमेशा, जब इस बिल को आप लेकर आओगे स्टेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को लेकर तीसरे स्टेट को बड़े नाराज है, वो कहते हैं कि यार देखो ना तो महिलाएं थी ना तो, इसको थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब 300 लोग मिला के एक वोट होता है, इन 300 का भी एक वोट पर वोट, आपके 300 वोट हो गए, लड़की के भी हो गए साहब 300 वोट हो गए, और जो तीसरे स्टेट है हमारे भी 600 वोट हो जाएंगे। आप कंबाइंड वोट वाली कंडीशन को खत्म कर दो, राजा से बोला इन्होंने कि कंबाइंड वोट वाली कंडीशन को खत्म करो, क्यों करो, क्योंकि हमेशा लोग आपस में मिल जाएंगे, किसी भी कुछ कीजिएगा। अब राजा ने डिमांड को माना, क्या राजा ने डिमांड को मानेगा, बोला कि देखो तुम्हारी डिमांड तो मैं मान नहीं रहा हूं, और अब से मैं प्रतिबंध लगाता हूं कि तुम मेरा पैलेस के अंदर भी नहीं आ सकते, वर्साई कहेंगे कि हम आपके पैलेस के अंदर भी नहीं आ सकते। तीसरी स्टेट 21 जून 1789 डेट काफी इंपॉर्टेंट है, वर्साई के अंदर पैलेस में तो जा नहीं सकते, वर्साई के अंदर ये एक इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर मिलता है, और यहाँ पर हम अपनी एक नई खुद की असेंबली बना रहे हैं जिसका नाम रखा जाता है नेशनल असेंबली। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, नेशनल असेंबली रखा जाता है इसका नाम, और कहते हैं कि जब तक हम खुद का संविधान नहीं बना लेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि जब तक हम खुद का संविधान नहीं बना लेंगे तब तक हम जैसे नहीं बैठेंगे। क्लियरली बोला उन्होंने, क्या कि भैया टेनिस कोर्ट ओथ ली जाती है, इस पर करना है, और क्लियरली कहते हैं कि हमारा जो संविधान होगा ना उसमें इस मोनार्क के राजा के पावर को कम कर दें, बड़ा नोबल ने 347 नोबल ने सपोर्ट किया, बोला ये लोग सच बोल रहे हैं, राजा को संविधान बनाने की परमिशन देना चाहिए, बिकॉज़ तीसरे स्टेट के लोग बड़े परेशान हैं। तो छोटी सी बात याद रखिएगा, और इस तरीके से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। अब आगे क्या बना ली साहब, आपने असेंबली बना ली, नेशनल असेंबली बना ली, फ्रांस के लोग बोल रहे हैं कि अपना संविधान बनाएंगे, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। इसी बीच फ्रांस में ठंड बढ़ जाती है और विंटर के अंदर लोग परेशान है, ब्रेड नहीं मिली, चीज आप करवाइए। तो राजा ने क्या करा, राजा ने उल्टा काम करवा दिया, राजा ने दुकानों के बाहर खड़े करवा दी सिपाही। क्या बोला राजा ने क्या बोला कि पेरिस के अंदर दुकानों के बाहर सिपाही खड़े करवा दी, सिपाही को खड़ा करवा दिया कि भैया जो भी दुकान के बाहर हंगामा कर रहा है ना गोली मार दो। लोग बड़े नाराज, आप क्या कर रहे हैं, आप जाने के अंदर राजा का एक महल था, इस महल के अंदर क्या राजा के कई सारे सिपाही थे, पैसा था, हथियार थे, लोग इस पे हमला बोलते हैं, और यहाँ से इस पूरे महल के अंदर जितने भी हथियार छुपाए गए थे, जितने भी सामान छुपाया गया था, सारे सामान को ले लेते हैं। और याद रखना यही दिन फ्रांस के अंदर इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, नोट करना 14 जुलाई जो है उसको फ्रांस के इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसलिए मनाते हैं बिकॉज़ लोगों ने मनाया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब राजा थोड़ा अंदर राजा ने बोला ठीक है पर दी जाती है, आई बात समझ में क्लियर हो गया। तो छोटी सी बात इसको याद रखिएगा। पर देखो राजा को 1970 91 के अंदर ड्राफ्ट करने के बाद फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है, मतलब फ्रांस के अंदर संविधान भी रहेगा और फ्रांस के अंदर राजा भी रहने वाले। अब फ्रांस की कंडीशन लग रहा था कि सब धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, पर फ्रांस के अंदर चीजें अभी भी खराब है, खराब है। ये जो नेशनल और नेशनल असेंबली के इलेक्शन में फॉर एग्जांपल की बात की जाए, हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, 18 साल से ज्यादा की उम्र का आदमी लोकसभा के इलेक्शन आदमी वोट दे सकते हैं, महिलाएं वोट नहीं दे सकते। उसके बाद जो भी आदमी 25 साल से ज्यादा है और वो अपनी सैलरी जितना भी वो महीने भर के अंदर कमा रहा है और 3 दिन की सैलरी का अगर वो टैक्स के फॉर्म में दे रहा है, फॉर एग्जांपल की बात की जाए एक आदमी की सैलरी एक दिन की 100 रुपए, तो अगर कोई आदमी 300 रुपए टैक्स के तौर पे दे रहा है केवल तभी वोट कर सकता था, और ऐसे लोगों को कहा गया था एक्टिव सिटीजन। कितनी तो अपने 3 दिन की सैलरी टैक्स के फॉर्म के अंदर देता है, और बाकी जो महिलाएं बची वुमेन्स बनी इनको बोले पैसिव सिटीजन, सेकंड सिटीजन, इनके पास वोटिंग अधिकार है। अब ये भी अमीर लोग हैं, अरे गरीब के बारे में सुनिए, गरीब की बात कभी सुनी नहीं जाती। तो सेम चीज फ्रांस के बारे में बात करें, नोबल्स को ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, जो अमीर है उसके पास वोट देने का अधिकार है, तो लोग नेशनल असेंबली से कुछ नहीं। इसी बीच फ्रांस के जो राजा लुईस II लुईस XVI है, तो भाई साहब क्या करेंगे, वो थोड़ा जुगाड़ू आदमी, उसने क्या करा, उसने बोला कि यार फ्रांस का राजा तो मुझे बनना है, कुछ भी हो जाए फ्रांस एक लेटर लिख के भेजा। इसने बोला अपने और मैं अंदर से आपका सहयोग करूंगा, मतलब एक ऐसा देशद्रोह वाली बात है। ये खुद फ्रांस का राजा और अपने देश पे हमला करने के लिए इसको बोल रहा है, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया को क्यों हमला करने के लिए बोल रहा है, ये चाहता है कि फ्रांस के ऊपर ये लोग हमला करेंगे, फ्रांस की नेशनल असेंबली तो नहीं है, ये इस हमले को झेल नहीं पाएगी और नेशनल असेंबली को हटा दिया जाएगा, वापस फ्रांस का राजा नहीं साइन करने के बाद प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के से परेशान है। इस बीच वॉर आ गया, वॉर के अंदर लड़ने जाए ना, उसके खुद के पास खाने के लिए
से बड़े नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, बोले आपने गलत किया। उठाने वाले छोटे-छोटे ग्रुप से बनना शुरू हो जाता है और इन ग्रुप्स में सबसे बड़ा जो ग्रुप है उसका नाम है जैकबिन क्लब। में सोचते हैं नोट ज्यादातर पॉपुलेशन इनके साथ आ जाती है, मार दो, खत्म करो, इस तरह के लोग हैं और लोगों को इनकी बात सुनने में मजा आता है, मजा आता है। अब क्या होता है धीरे-धीरे खराब है, नेशनल असेंबली वॉर के अंदर उतर गए, नेशनल असेंबली पे कह सकते हैं कि मास रेड को प्लान करते हैं और इस तरीके से जैकबिन अपने पावर को दिखाते हैं और पावर को दिखाने के बाद जैकबिन ने बोला कि भई अब हम ज्यादा पावरफुल हैं। क्लियरली याद है, फ्रांस में नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया। अब नेशनल असेंबली फ्रांस के अंदर है, जल्दी बता रहा हूं क्योंकि सुनना कौन कर रहा है, जैकबिन कर रहा है। अब जैकबिन रेडी कर ले, जैकबिन ने क्या करना शुरू करा, जैकबिन का जो लीडर रॉबर्ट्सबरी, उसने ये करा कि जितने भी नोबल्स उनको मारना शुरू करा। नोबल्स हो गया जो उसके खिलाफ भी बात कर रहा है, जो अपोजिशन पार्टी का आदमी उसको मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले आमंत्रित किया था वॉर लड़ने के लिए और इसको लटका दिया गिलेटिन पे। गिलेटिन क्या होता है आप देखेंगे फ्रांस के अंदर, ये धागा हटाया जाता है, खींचा जाता है, गर्दन आपकी लटक के बुड़क के आएगी कहां पर, इस डलिया के अंदर, इसे गिलेटिन कहा जाएगा। तो पहले इसको फ्रांस के राजा को लटका दिया, पब्लिकली एग्जीक्यूट किया उसको, उसके बाद इनकी रानी को भी, इनको भी गिलेटिन पे लटका दिया गया और उसके बाद जो समय था जो फ्रांस के अंदर यहाँ से बहुत बार पूछा गया, रीजन ऑफ टेरर फ्रांस, इसने फ्रांस के 16,000 लोगों को लटका दिया जैकबिन के ऊपर, मार दिया 16,000 लोगों को। क्यों मारा? बिकॉज़ इसके खिलाफ थे, जो इसके खिलाफ बात कर रहा है उसको मार देता था। एग्जांपल की बात करें, क्लर्कीज को मारा इसने, इसने नोबल्स को मार दिया, ऐसे लोग जो इसकी पार्टी से अलग थे, इसकी पार्टी के अपोजिशन के अंदर उनको मारना शुरू कर दिया, पर्सनल फायदे के लिए गिलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है। तो देखो समझ जो है खराब चीजें को हटा दिया जाएगा, इसमें डायरेक्टरी की। अब देखो क्या चीजें हो रही, पहले जनरल स्टेट थी, फिर नेशनल असेंबली थी, फिर नेशनल कन्वेंशन था, अब आ गई डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में 5 लोग, इन 5 लोगों के पास फ्रांस को चलाने का पावर दे दिया जाता है। अब दिक्कत ये बड़े खराब है बिकॉज़ लोग इनसे भी परेशान हो रहे हैं, तो अपने बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, खूब लूट रहे हैं लोग फ्रांस को, बड़ा लूट रहे हैं। अब देखो बोला फ्रांस में बड़ा फेमस होता जा रहा है क्या, नेपोलियन बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है। नेपोलियन काउंसलेट सिस्टम, डायरेक्टरी के बाद जो नई चीज फ्रांस के अंदर काउंसिल सिस्टम, काउंसिल सिस्टम के अंदर कर दिया गया कि फ्रांस के अंदर 3 लोग फ्रांस को संभालेंगे। 3 लोग कौन है? 2 लोग तो कोई और ही थे और एक को नेपोलियन बोनापार्ट बन गया और इस तरीके से फ्रांस की सत्ता क्लियरली किसके हाथ में आ जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आ गया। जल्दी बता रहा हूं बिकॉज़ इंपॉर्टेंट है और अंत में नेपोलियन एक समय के बाद बोलेगा कि फ्रांस का राजा नहीं बन जाऊं क्या, और फ्रांस के 99% लोग बोलेंगे हां भैया फ्रांस का राजा तू ही बन जा। और देखिए देखिए कि नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाएगा 1804 के अंदर। देखिए ये इस तरह का आदमी, फ्रांस के लोगों ने क्या बोला था, हमको राजा नहीं चाहिए, वापस से एक आदमी को अपना राजा बनाएंगे। तो फ्रांस वापस मोनार्क सिस्टम आ जाता है। अगर उसको ताजपोशी कर रहे थे ना भाई साहब की, तो उसने ताज पहनाने वाले जो पोप होते, पोप कौन है? पोप ईसाई धर्म में सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं, उनके हाथ से ताज छीन के पहन लिया। ये एक चीज दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि धर्म से बड़ा मैं हूं, अब क्लर्की का पावर नहीं दी, मेरा पावर चाहता है। इस तरह का आदमी तो इसे याद रखिए, हालांकि बाद में हार जाएगा, बैटल ऑफ के अंदर आ जाता है, पर इसका योगदान फ्रांस में काफी ज्यादा था। महिला से कई बार सवाल आता है, देखिए फ्रांस में महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ने वाली सबसे बड़ी महिला ओलंपीडी बस सवाल पूछा जाता है, उन्होंने महिलाओं के राइट्स के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो छोटी सी बात कहानी के तौर पर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी लास्ट के अंदर करने वाला अमेरिकन वॉर ऑफ टॉपिक, सबसे पहले बता दो जितना समझ में आ गया, जल्दी मैंने नहीं होती क्वेश्चन लास्ट फीस के अंदर, लास्ट फीस आपके ठीक है सवाल बेसिक से यहीं से आते हैं, बहुत कंफ्यूज मत होना, वो अपन दोनों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल ज्यादा फायदा होता है किसको, ब्रिटेन को। नोट करना सबसे ज्यादा फायदा किसको है, ब्रिटेन को है। बाद में आप देखेंगे ना, बाद में जाके अर्नोल्ड टोनबी, पहली बार इस व्यक्ति नहीं जो है ये अमेरिकन मार्केट ब्रिटिश फिलोसोफर है, इंग्लिश फिलोसोफर है, इसने पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द को यूज किया। सवाल पूछा जाता है कि भाई के अंदर आपने बहुत बार देखा होगा, याद कर लीजिएगा। देखो सवाल बाहर से नहीं आता, आसानी आता है, ज्यादा बात नहीं कर रहे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जिस चीज पे सबसे ज्यादा उससे पावर के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, आपको याद होगा इसके बारे में, याद है कि नहीं? हाँ जी, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर किस बारे में बात कर रहे हैं, ये ज्यादा इसके बारे में ज्यादा बात की जा रही है। अब कुछ मशीन्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ से आ गया था कि भैया सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किस चीज के बारे में ज्यादा बात की गई, और सवाल यहीं से आ गया था। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर देखेंगे ज्यादा बात की जाती है केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट में इनके बारे में बात नहीं की, फर्स्ट में बात करें मशीन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है क्लियरली केमिकल उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनोवेशन अगर बात की जाए तो देखिए मशीन के बारे में बात की जाती है, इंपॉर्टेंट थी। सवाल क्लियरली क्या आता है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, जॉन केने ने आविष्कार किया। बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ बुन सकता था, इसके पहले लोगों की जरूरत ज्यादा लगती थी, इसमें अकेला आदमी 10 आदमियों का काम कर सकता था। शिट आउटराइट। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इसके अंदर जो है आप कॉटन को भी बुन सकते हैं। कॉटन को बुनना पहले काफी मुश्किल होता था, पर इसके अंदर पूरे प्योर कॉटन को भी बुनने की क्षमता रखते थे। तो क्लियरली अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर स्टीम इंजन के बारे में बात करें, जो प्रॉपर्ली बना लिया था, इन आदमी का नाम था जेम्स वाट, याद होगा इनके बारे में। तो हाँ, जिन्होंने हीट एनर्जी, आप देखेंगे कि सवाल कई बार आता है कि रेलवे इंजन के बारे में सवाल पूछा जाता है कि पहली बार रेलवे कहां पर चलाई, पहला इंजन पहली बार रेलवे चलाई, पहली बार रेलवे चली कहां पर। तो कहा जाता है साहब कि हमारे देश के अंदर तो नहीं, पर आप देखेंगे लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक यहाँ पर पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जाती है और अक्टूबर 1829 के अंदर पहली बार रेल चलती है। तो ये सवाल भी आपके एनडी एग्जाम के अंदर पूछा गया। बात करेंगे आगे, फॉर एग्जांपल की बात लास्ट फीस के अंदर कुछ चीज आपकी और बचेगी एग्जाम में पॉलिसी के लिए, बाकी लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज उसके बारे में बात करी, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माइंड मैप है। लुई 16 राजा बन गया था, लुई 16 16वां। जाकर बाद क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट को सबसे टैक्स देने पर तो हालत खराब ही। थर्ड स्टेट की डिमांड राइट थ्योरम देता हो कि मैं भगवान राजा के तो लुई 16। बाकी बाद फिलोसोफर आवता है, नए नए फिलोसोफर याद रखिए। जॉन लॉक 17 ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखी, बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिए। बाकी जीन जैक्यू 17 ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी, ध्यान रखिए हमेशा। बाकी बाद रोसो जीन जैकिस रोसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी। बाकी मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखी। बाकी बाद चार्ल्स एलेक्जेंडर दे जी गवर्नर मतलब राजा को वो सेनापति जो क्या करता है, कर्नल टैक्स फॉर ऑल जी कहते हैं, टैक्स फॉर ऑल को करते हो। तो बाकी तीनों स्टूडेंट तो बनाया जाता है मेंबर 30 300 आता है। इनको दोनों के एक वोट होता है, इनके 63 एक बाद एक वोट होता है, दे दोनों मिल जाते और जो एक ही रह जाते हैं वोट जाके जीत जाते हमेशा, जाके ले खिंचा जाता है थर्ड स्टेट के लोग। बाकी बात असेंबली 1789 में बर्सिल में फिर अलग स्टेट जनरल होते हैं, असेंबली बना होता है। बाकी बात 20 जून 1789 को इंडोर में जो टेनिस बर्सिल में डिक्लेयर कर देता है नेशनल असेंबली मेड कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है। ऑन 14 जुलाई 1789 को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेस्टाइल को इंडिपेंडेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है दिन 14 जुलाई 1789। कहाँ पर फ्रांस किंग एक्सेप्ट कर लेते नेशनल असेंबली को। अगर 1791 को फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। मेन होता है 25 बिन के पास वोटिंग राइट हो, एटलीस्ट 3 डे ऑफ
तीन दिनांकों को कॉमन मैन होते तो कमा तो इतना पे करते तो मैंने वोटिंग राइट में तो वुमेन को वोटिंग राइट नहीं किया मैं लुइस से तो वो अपने दोस्तन से मिलके अपनी ससुराल तो बहुत छिड़ देते है ऑस्ट्रेलिया पुलिस याद मिलके कम पे फ्रेंच पे बागवा जैकमिन क्लब बन अलग क्लब बनता क्लब आता पुअर सेक्शन हो जे कंजर्वेटिव हो कंजर्वेटिव हो बागवा स्लेवरी को अबॉलिश कर देते 1794 में जो बागवा लुइस सेंटेंस टू डेथ करते जाता जनवरी 21 1793 को क्वीन को मारते जाता बाकी को बागवा रिजीम ऑफ द रेन ऑफ टेरर आता पीरियड 1793 से 1794 तक के जाकर क्या कहते हैं रेन ऑफ टेरर का जाता किल करते क्लर्जी नोबिलिटी को रोज बैग खुद को फांसी जाते रॉबस्पियर जो जैकब क्लर को हेड तो बुलेटिन तो मारते जाते 1794 में याद रखिए उसको खुद को बुलेटिन पे चढ़ा दिया जाता है रोबस्पियर को बाकी रूल ऑफ डायरेक्टरी आता है 5 मेंबर होते हैं मोस्ट करप्टेड होते हैं जब बाबा नेपोलियन आता है कॉन्स्टलेट सिस्टम लाता है किंग 1804 में तो जाए जे का करते आप ग्रैप कर लेते हो क्राउन को पोप सुनते एक वूमेन बहुत लड़ी का फ्रीडम फाइटर के लिए कोई भी ओलिमर दे जॉर्जी ये दिखाएं जो फ्रेंच की बहुत ही बड़ी जो लड़ी का फ्रेंच की आज़ादी के यहाँ में देख सबसे पहले नेशनल असेंबली होते हैं बाकी कन्वेंशन आता है बाकी डायरेक्टरी आता है बाकी बाद का आता है कॉन्सुलेट सिस्टम आता है तब पूरा आज़ादी मिलता है फ्रेंच आज ये पूरा फ्रेंच रूल से ख़त्म होता है नोट्स माइंड में